शेर दिल, जासूसी, फरार, हिम्मत, सरफरोशी, वतन की खातिर जान की बाजी लगाने वाले एक गुमनाम मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान। दुश्मन के दिल में बैठकर अपने वतन का दिफा करने वाला शेर दिल। मुझे उनमें से किसी का नाम मालूम नहीं था। किसी ने तारुफ के वक्त अपना नाम नहीं बताया था। मैं उन्हें स्याहपोश कमांडोज कहूंगा, क्योंकि उन लोगों ने काले कपड़े से अपना मुंह सर छुपाया हुआ था। जब स्याहपोश कमांडो मुझे जगाने आया तो उसने आहिस्ता से कहा, तुम इधर बैठोगे अभी। वो बाहर चला गया। मैं सफ पर बैठ रहा। कोई 15 मिनट के बाद मुझे बाहर जीप के इंजन की खड़खड़ करती आवाज आई। ये बशीर बट की जीप ही हो सकती थी। जीप रुक गई थी। थोड़ी देर बाद बशीर बट केबिन में आ गया। कहने लगा, मेरे साथ आ जाओ। हम बाहर निकलकर खामोशी से जीप में बैठ गए और जीप चल पड़ी। दरख्तों के झुंड में से निकलने के बाद मैंने बशीर से पूछा, हम किधर जा रहे हैं? वो बोला, वापस घर जा रहे हैं। रात तुम्हारी कमांडो मुजाहिदों से क्या बात हुई? मैंने जो बात हुई थी बता दी और कहा कि अब मुझे उनकी तरफ से इत्तला का इंतजार रहेगा कि वो किस रात इस मिशन पर रवाना हो रहे हैं। बशीर बट बोला, बिल्कुल ठीक है, ये इत्तला मुझे पहुंचा दी जाएगी। मैंने बशीर बट से कहा, उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि उनका मंसूबा क्या है, क्या प्लान क्या है। मैंने पूछा था। उनके लीडर ने कहा कि ये तुम्हें वक्त आने पर मालूम हो जाएगा। बशीर कहने लगा, उसने ठीक कहा है। अपने प्लान का उन्होंने मेरे साथ भी कोई जिक्र नहीं किया। ये लोग बड़े बाअमल और पुरस्कार हैं। अपने फैसले से किसी को आगाह नहीं करते, पक्का हाथ डालते हैं। उसके बाद या खुद नहीं या दूसरा नहीं। मैंने बशीर से कहा, मुझे तो ये लोग बड़े पुरस्कार लगते हैं। बशीर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये आसमानों से उतरे हुए फरिश्ते हैं जो सिर्फ इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काम कर रहे हैं। मैंने बशीर बट से उनके नाम पूछे तो उसने कहा, इन्होंने मुझे मना किया हुआ है कि मैं किसी को उनके नाम न बताऊं। ये लोग मेरे लिए और भी पुरस्कार होते गए, लेकिन मुझे इस बात की खुशी थी कि भारत में जहां मुसलमानों के जायज हुकूक को भी पामाल किया जा रहा था, वहां कुछ लोग ऐसे भी पैदा हो गए हैं जो मुसलमानों के हुकूक के तहफ्फुज़ के लिए बरसरे पैकार हैं और गुमनामी और बेगर्जी से काम कर रहे हैं। वो दिन और दूसरा दिन मैंने अपने मुजाहिद बशीर बट के मकान पर ही गुजारा। तीसरे दिन उन पुरस्कार कमांडोज का पैगाम आ गया कि हैदर अली को हमारे पास भेज दिया जाए। जो आदमी ये पैगाम लेकर आया था मैं उसी के साथ रवाना हो गया। सूरज आहिस्ता आहिस्ता मगरिब की तरफ गुरूब हो रहा था। अभी दिन की रोशनी बाकी थी, मगर रोशनी अर्गवानी रंग की होने लगी थी। जो आदमी मुझे लेने आया था वो एक पुरानी जीप में बैठ गया। हमारी जीप शहर से निकलकर उसी जंगल की तरफ जा रही थी जहां बशीर मुझे ले गया था। ये आदमी भी पुरस्कार था। रास्ते में उसने कोई बात नहीं की थी। मैंने जंगल की बात की तो खामोश रहा। उसका नाम पूछा तो भी खामोश रहा। उस इलाके के मौसम की बात की तो भी खामोश रहा। इसलिए मैं भी खामोश हो गया। बहरहाल मैं 5 पुरस्कार कमांडोज के ठिकाने पर पहुंच गया था। मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये ठिकाना कहाँ था। ये पहली वाली जगह नहीं थी। ये कोई और जगह थी जहाँ एक बड़े गैराज के नीचे एक तहखाना था। गैराज में जीप खड़ी थी। तहखाने में पंखा चल रहा था। एक बल्ब रोशन था। उन्होंने अपने मुंह और सर स्याह बड़े रुमालों में छुपाए हुए थे। सिर्फ उनकी आंखें नजर आ रही थी। उनके दरमियान एक नक्शा रखा हुआ था जिसको वो गौर से देख रहे थे। उनके लीडर ने मेरी तरफ आंख उठाकर देखा और फिर हाथ से अपने पास बैठने का इशारा किया। वो पहले से अपने साथियों को कुछ समझा रहा था। कहने लगा, हमें यहाँ से टेक ऑफ करना होगा। नंबर 3 और नंबर 5 मिनट पहले यहाँ आकर हेलीकॉप्टर कब्जे में करेंगे। इस जगह जहाँ मैंने निशान लगाया है छावनी की खारदार बाड़ लगी हुई है। मैं नंबर 2 और नंबर 4 और हमारा साथी हैदर अली इसी जगह छुपे हुए होंगे। हेलीकॉप्टर अपने कब्जे में करने के बाद 3 नंबर और 5 नंबर हमें सिग्नल देंगे। हम दौड़कर हेलीकॉप्टर में बैठ जाएंगे और हेलीकॉप्टर अपने टारगेट की तरफ परवाज कर जाएगा। कोई सवाल, कोई एतराज, कोई शक? लीडर ने चारों कमांडोज की तरफ देखा। चारों कमांडोज ने नफी में सर हिलाए, जिसका मतलब था कि उन्हें कोई एतराज नहीं, उनके दिल में कोई सवाल नहीं। तब लीडर ने मेरी तरफ मुतवज्जे होकर कहा, हैदर अली, मुंडेल छावनी के बेस कैंप से आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर आज रात मामूल की परवाज पर सप्लाई लेकर टीले के बैरकों में जाएगा। हम इस हेलीकॉप्टर पर अटैक करके उसे हाईजैक करेंगे और उसमें बैठकर अपने टारगेट तक पहुंचेंगे। कोई एतराज, कोई सवाल? मैंने कहा, नहीं सर, मुझे कोई एतराज नहीं, मेरे दिल में कोई सवाल नहीं। लीडर ने कहा, ओके। उसने चुटकी बजाई और अपनी कलाई की घड़ी की तरफ देखकर कहा, चेक करो। बाकी चारों स्याहपोश कमांडोज अपनी अपनी कलाइयों पर बंधी हुई घड़ियों को देखने लगे। उन्होंने लीडर की घड़ी से अपनी घड़ियां मिला ली। मैंने भी अपनी घड़ी जो मुझे बशीर बट ने दी थी मिला दी। कमांडो लीडर ने कहा, हम आज रात के 2 बजे कमांडो अटैक करेंगे, तैयारियां शुरू कर दो। चारों पुरस्कार कमांडोज ने दीवार में लगी हुई एक अलमारी खोलकर उसमें से असलहा निकालकर चेक करना शुरू कर दिया। मैं कमांडो लीडर के पास बैठा था। वो भी अपनी स्टेन गन को खोलकर साफ करने लगा। उसने मुझसे पूछा, तुम स्टेन गन तो जरूर चला लेते होगे?
मैंने कहा जी हाँ, मैंने उसकी ट्रेनिंग ली हुई है। लीडर ने कहा ओके। एक स्टेन गन मुझे भी दे दी गई। इन तमाम स्टेन गनों पर फौलाद के साइलेंसर चढ़े हुए थे। मैं कपड़े से उसे साफ करने लगा। रात का खाना इन स्याहपोश कमांडोज ने शाम को ही खा लिया था। मैंने भी उनके साथ ही थोड़ा बहुत खाना खा लिया। उसके बाद लीडर कमांडो ने घड़ी देखकर कहा, हम पिछली रात ठीक 1:30 बजे उठेंगे। बल्ब बुझा दिया गया था। वो लोग वहीं लेट गए, मैं भी लेट गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी, मगर वहां एकदम इतनी खामोशी छा गई कि थोड़ी देर बाद मुझे भी नींद आ गई। रात के ठीक 1:30 बजे एक आदमी ने हमें जगा दिया। लीडर कमांडो ने उठते ही कहा, उठो, तैयारी तैयारी, एमुनिशन चेकअप। बल्ब रोशन हो गया था। सबने स्टेन गन्नों में मैगजीन भरा, फालतू मैगजीन की बेल्ट गले में लटकाई। सबको 6-6 हैंड ग्रेनेड दे दिए गए थे। एक एक कमांडो चाकू दे दिया गया। सबके सरों पर स्याह रुमाल बंधे थे। मेरे सर पर भी स्याह रुमाल इस तरह बांध दिया गया था कि मेरी सिर्फ आंखें ही नजर आती थी। लीडर ने स्टेन गन वाला हाथ बुलंद किया और कहा, अल्लाह अकबर। मैंने और बाकी कमांडोज ने उसके साथ ही अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया। लीडर ने कहा गो, और चारों स्याहपोश कमांडोज दौड़ते हुए दरवाजे से निकल गए। मैं भी उनके साथ ही निकल गया। सबसे आखिर में लीडर बाहर आया। बाहर रात तारीख थी। इस अंधेरे में हमारी जीप दरख्तों के नीचे खड़ी थी। सब जीप में उछल उछल कर सवार हो गए। जीप तेजी से जंगल में एक तरफ रवाना हो गई। जीप चारों तरफ से तरपाल की छत और दीवारों से ढकी हुई थी। लीडर कमांडो खुद जीप चला रहा था। अंधेरे में जीप खुदा जाने कैसे कैसे तंगो तारीख, झाड़ झनकार और सरकंडों में से होती हुई एक जगह रुक गई। हम सब जीप से उतरे। कमांडो लीडर एक तरफ गौर से देख रहा था। मैं उसके बराबर खड़ा था। कुछ फासले पर दरख्तों के दरमियान से रोशनी के 2-4 नुक्ते झिलमिलाते नजर आए। लीडर कमांडो ने आहिस्ता से आवाज दी, नंबर 3, नंबर 4। 2 स्याहपोश कमांडोज एकदम सामने आ गए। लीडर ने कहा गो। दोनों कमांडोज दरख्तों की तारीकी में गायब हो गए। उसके बाद वहां खामोशी छा गई। हम सब खामोश थे। हम में से कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। सबकी नजरें उन दरख्तों की तरफ लगी हुई थी जिनके दरमियान रोशनी झिलमिलाती नजर आ रही थी। दोनों कमांडोज को गए हुए जब 15 मिनट गुजर गए तो लीडर बोला, कोई इमरजेंसी पैदा न हो गई हो। नंबर 5 कमांडो ने कहा, सर हम अटैक करेंगे। लीडर बोला, अभी नहीं। इतने में दूर से किसी परिंदे के 2 बार बोलने की आवाज आई। लीडर कमांडो ने फौरन कहा, गो गो। वो दरख्तों की तरफ दौड़ पड़ा। उसके पीछे नंबर 2 कमांडो, नंबर 5 और मैं भी स्टेन गन पकड़े दौड़ पड़े। हम झाड़ियों और सरकंडों में से भागते हुए निकल गए। आगे खारदार तार की दीवार आ गई। कमांडो नंबर 1 ने जीप से प्लास निकाल कर जल्दी जल्दी खारदार तार को एक जगह से काट कर वहां शगाफ डाला। हम चारों कमांडोज उस शगाफ में से गुजर गए। मैं समझ गया कि हम आर्मी एविएशन के बेस कैंप में आ गए हैं। इस हुदूद में दाखिल होते ही लीडर की रफ्तार आहिस्ता हो गई। हम झुककर एक दूसरे के पीछे चले जा रहे थे। मैंने देखा कि वहां आसपास कुछ फासले पर हैंगर से बने हुए थे जिनके ऊंचे दरवाजों के ऊपर बिजली के बल्ब रोशन थे। एक तरफ मुझे एक हेलीकॉप्टर खड़ा नजर आया। हम उसकी तरफ बढ़ने लगे। हेलीकॉप्टर से कोई 50 फुट के फासले पर लीडर ने इशारे से हमें रोक दिया। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। लीडर कमांडो ने मुंह पर हाथ रखकर किसी परिंदे की बारीक सी आवाज निकाली। उसके जवाब में जहां हेलीकॉप्टर खड़ा था उस तरफ से भी वैसी ही आवाज बुलंद हुई। लीडर ने झुक कर कहा, गो गो, और हम सब झुक झुक कर दौड़ते हुए हेलीकॉप्टर के पास आ गए। हेलीकॉप्टर के पीछे से 2 आदमी तेजी से निकलकर सामने आ गए। ये हमारे स्याहपोश कमांडो नंबर 3 और नंबर 5 थे जिन्होंने हेलीकॉप्टर को अपने कब्जे में कर लिया था। ये माल बरदार सप्लाई ले जाने वाला बड़ा हेलीकॉप्टर था। हम सब उसमें घुस गए। लीडर पायलट की सीट पर बैठ गया। मुझे उसने इशारे से अपने साथ वाली सीट पर बिठा लिया। हेलीकॉप्टर का इंजन गर्राहट के साथ स्टार्ट हुआ और उसके साथ ही उसके बड़े बड़े पंखे गर्दिश करने लगे। वो आहिस्ता आहिस्ता फजा में बुलंद होता गया। हेलीकॉप्टर में दाखिल होते ही मुझे अंधेरे में 3-4 आदमी जमीन पर पड़े हुए नजर आए। जब हेलीकॉप्टर ने फजा में ऊपर जाकर एक तरफ गोता लगाया और अपना रुख टीले वाली फौजी बैरकों की तरफ कर लिया तो मैंने लीडर से पूछा, नीचे कौन लोग पड़े थे? लीडर ने हेलीकॉप्टर के शोर में चीख कर कहा, ये वो फौजी थे जिनकी जगह हम बैठे हैं। वो सप्लाई लेकर जाने वाले थे। सारी बात मेरी समझ में आ गई थी। लीडर ने 2 स्याहपोश कमांडोज को जो पहले भेजा था उन्होंने हेलीकॉप्टर के अमले को हलाक करके हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया था और अब उनकी जगह हम लोग अपने टारगेट की तरफ परवाज कर रहे थे। टीले की बैरकों की रोशनी करीब आ रही थी। हेलीकॉप्टर ने टारगेट पर पहुंचकर बैरकों का एक चक्कर लगाया और फिर आहिस्ता आहिस्ता हेलीपैड पर उतर गया। लीडर ने हेडफोन पर अपने साथियों से कहा, टारगेट पर फौरन पहुंचना है, गो। उसके साथ ही हम भी स्टेन गन्ने लेकर छलांगे लगाकर नीचे उतर गए। हेलीकॉप्टर के पंखे अभी तक चल रहे थे। हम झुककर हेलीकॉप्टर के पैड्स के पीछे घात लगाकर बैठ गए। 3 फौजी एक बैरक में से निकलकर हमारी तरफ आए। उनमें से एक ने किसी को पुकारा, हवालदार मुरली, अरे मेरे सिगरेट लाए हो क्या? दूसरे ने कहा, पहले सप्लाई तो नीचे उतारो। ये तीनों बावर्दी फौजी थे। हमारे स्याहपोश कमांडोज अभी तक हेलीकॉप्टर के अंदर ही थे। 2 फौजी हेलीकॉप्टर के दरवाजे में से अंदर दाखिल हो गए। तुम लोग अंदर सो गए हो क्या? सप्लाई क्यों नहीं उतारते? मुझे ठक ठक की 2 आवाजें सुनाई दी। उसके साथ ही तीसरी आवाज भी आई। पहले 2 फायर की आवाजें अंदर से आई थी और हमारे कमांडोज ने हेलीकॉप्टर में दाखिल होने वाले मरहट्टा रेजिमेंट के दोनों फौजियों को गिरा लिया
था। तीसरा फायर उस फौजी पर हुआ था जो बाहर खड़ा सिगरेट सुलगा रहा था। मैंने ओट में से उसे भी गिरते देखा। लीडर ने कहा गो। हेलीकॉप्टर में से चारों स्याहपोश कमांडोज छलांगे लगाकर नीचे कूद पड़े। मैं और लीडर सामने वाली बैरकों की मगरबी दीवार की तरफ मुड़े। उस तरफ अंधेरा था। बाकी चारों कमांडोज जरा फैल कर दौड़ रहे थे। वहां बैरकों में जो फौजी सो रहे थे वो तो सो रहे थे, जो गार्ड्स पहरे पर थे उन्होंने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी थी कि उन्हें मालूम था कि आज हेलीकॉप्टर सप्लाई लेकर आ रहा है। जिन जवानों ने सप्लाई वसूल करनी थी उनमें से 2 की लाशें हेलीकॉप्टर के अंदर पड़ी थी और 1 की लाश हेलीकॉप्टर के बाहर जमीन पर औंधी पड़ी थी। मैं और लीडर आगे आगे थे। हमारे लिबास स्याह थे जिसकी वजह से अंधेरे में हम नजर नहीं आ रहे थे। हम बैरकों के पहलू में से गुजरकर ऊपर कोठरियों पर जाने के लिए बनी हुई सीढ़ियों की तरफ बढ़े। एक संतरी वहां गार्ड ड्यूटी पर था। उसने आवाज देकर पूछा, सूबेदार जी सप्लाई आ गई। इसके जवाब में हमारे कमांडो ने उसे पीछे से दबोचकर इतनी तेजी से उसकी गर्दन पर चाकू फेरा कि उस संतरी को भी मालूम नहीं होगा कि उसकी शहरग कट चुकी है। कमांडो कभी गर्दन नहीं काटता। गर्दन सिर्फ इतनी जल्दी और इतनी आसानी से नहीं कटती। वो सिर्फ शहरग या उसके साथ वाली बड़ी रग काटता है जिससे सांस और खून की नाली की आमदोरफ्त बंद हो जाती है। लीडर कमांडो तेजी से सीढ़ियां चढ़ गया। मैं भी उसके साथ ही ऊपर आ गया। ऊपर 3 कोठरियां नजर आईं। उनके बल्ब रोशन थे। एक फौजी संतरी पहरे पर मौजूद था। हम दोनों वहीं जमीन पर आखिरी सीढ़ी की ओट में बैठ गए। बाकी चारों कमांडोज में से 2 कमांडोज कोठरियों की दाएं जानिब और 2 कमांडोज अंधेरे में कोठरियों की बाएं जानिब रेंगते हुए चले गए। वहां सन्नाटा छाया हुआ था। हमारी नजरें पहरा देते संतरी पर लगी हुई थी। उसको हमें नहीं मारना था। उसको हलाक करने की ड्यूटी हमारे उन साथी कमांडोज में से किसी की थी जो कोठरियों की तरफ रेंगते हुए गए थे और अब हमें नजर नहीं आ रहे थे। संतरी पहले कोठरियों के आगे टहल रहा था, फिर वो एक कोठरी के आगे जाकर रुक गया। उसका मुंह हमारी तरफ था। मैंने एक इंसानी साया उसके पीछे देखा। ये साया हमारा साथी कमांडो था जो स्लो मोशन में उसकी तरफ बढ़ रहा था। अचानक ये साया फौजी गार्ड पर झपटा और दूसरे लम्हे फौजी गार्ड जमीन पर पड़ा था। लीडर ने मेरे कंधे पर हाथ मारकर कहा गो और हम दोनों कोठरियों की तरफ दौड़ पड़े। इसी दौरान हमारे साथी चारों स्याहपोश कमांडोज ने कोठरी के सामने फैलकर पोजीशनें संभाल ली कि अगर कोई इमरजेंसी पैदा हो गई तो उसे संभाल सके। लीडर मुझे लेकर पहले कोठरी के पास आ गया। उसने स्टेन गन की नाली ताले में डालकर उसे तोड़ दिया। कोठरी का दरवाजा पांव से खोला। कोठरी खाली थी। इसी तरह दूसरी कोठरी का ताला तोड़कर देखा। दूसरी भी खाली थी। लीडर ने अंधेरे में अपनी चमकीली आंखों से मेरी तरफ देखते हुए आहिस्ता से कहा, तुम्हारी रिपोर्ट गलत तो नहीं? वो तीसरी कोठरी की तरफ लपक कर गया और उसका भी ताला तोड़कर दरवाजा चौपट खोल दिया। कोठरी में अंधेरा छाया हुआ था जबकि पहली दोनों कोठरियों में कमजोर बल्ब रोशन थे। लीडर ने कहा, ये भी खाली है। रिपोर्ट गलत थी। यहाँ से निकल चलो। मैंने बेख्तियार होकर शेरबाज खान को आवाज दी। अंधेरे में एक कमजोर सी आवाज ने जवाब दिया, हैदर अली, मैं यहाँ पड़ा हूँ। हम दोनों ने एक दूसरे की आवाजें पहचान ली थी। लीडर कमांडो जल्दी से कोठरी में घुस गया। मैं उसके साथ था। शेरबाज खान ने दोबारा आवाज दी तो हम उसके पास पहुंच गए। वो फर्श पर निढाल पड़ा हुआ था। लीडर ने कहा, हमारे साथ चलो। शेरबाज बोला, मेरी टांग पर जख्म है। लीडर ने कहा, उठकर चलने की कोशिश करो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। मैंने अंधेरे में शेरबाज को सहारा देकर उठाया। मुझे उसकी टांग पर घुटने से जरा ऊपर कपड़ा बंधा हुआ नजर आया। मैं सहारा देकर उसे कोठरी से बाहर ले आया। लीडर सीढ़ियों के पास अंधेरे में बैठ गया। उसने बाजू से मुझे इशारा किया कि जल्दी करो। शेरबाज खान में भी सूरत हाल को देखकर जैसे नई ताकत पैदा हो गई थी। वो लंगड़ा कर मेरे सहारे तेज तेज चलने लगा। लीडर कमांडो ने अपने चारों साथी कमांडोज की तरफ देखकर बाजू को नीम दायरे में गर्दिश दी और एक तरफ से शेरबाज को सहारा दिया। हमने शेरबाज खान को बाजुओं से उठा लिया और सीढ़ियां उतर कर बैरकों की दीवार की तरफ बढ़े। मैंने देखा कि हमारे चारों कमांडो साथी हमारे दाएं बाएं पहलू से निकलकर फैलकर झुककर दौड़ते हुए हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़े। उनमें से कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा सकता था। वो अपने लीडर के इंतजार में थे। हम शेरबाज खान को उठाकर तकरीबन दौड़ते हुए जैसे ही हेलीकॉप्टर के पास पहुंचे, सामने वाले बैरक से किसी ने बुलंद आवाज में कहा, कौन है? हमारे एक कमांडो से गलती हो गई थी। उसने बैरक के बाहर खड़े एक फौजी को देख लिया था। उसने उस पर फायर कर दिया। अगरचे फायर का धमाका नहीं हुआ था मगर फौजी को भी गोली नहीं लगी थी। उसने चीख कर कहा, सिक्योरिटी अलर्ट। उसके साथ ही कोने वाले वॉच टावर की सर्च लाइट रोशन हो गई। ये सर्च लाइट हमारी इत्तला के मुताबिक रात 1 बजे के बाद बंद हो जाती थी और उसकी जगह दूसरी मचान वाली सर्च लाइट रोशन हो जाती थी जो यहाँ से काफी फासले पर थी और उसका गोल दायरा यहाँ तक नहीं आता था। जैसे ही सर्च लाइट रोशन हुई, लीडर ने कहा, चॉपर के अंदर। चॉपर के अंदर गो। चारों कमांडोज ने शेरबाज खान को उठाकर हेलीकॉप्टर में डाला और खुद भी अंदर घुस गए। लीडर और मैं इस दौरान कॉकपिट में बैठ गए थे और इंजन स्टार्ट हो चुका था। पंखों ने
घूमना शुरू कर दिया। अचानक हम पर मशीन गन का फायर आने लगा। बैरकों की बत्तियां रोशन हो गईं। वॉच टावर से भी फायरिंग शुरू हो गई थी। गोलियां हेलीकॉप्टर से टकराने लगी। मुसीबत ये थी कि जब तक पंखों की गर्दिश एक खास रफ्तार नहीं पकड़ लेती, हम हेलीकॉप्टर को ऊपर नहीं उठा सकते थे। कमांडोज ने भी हेलीकॉप्टर के दरवाजे में जवाबी फायरिंग शुरू कर दी, मगर ये लोग अंधेरे में अंधे टारगेट पर फायरिंग कर रहे थे। इतने में सर्च लाइट की रोशनी का गोल दायरा हेलीकॉप्टर पर पड़ा। साथ ही हम पर बारिश की तरह मशीन गन की फायरिंग शुरू हो गई। लीडर ने स्टिक को खींच लिया। हेलीकॉप्टर ऊपर को उठा। लीडर बड़ा माहिर पायलट लगता था। उसने बरसती गोलियों की परवाह किए बगैर हेलीकॉप्टर को बुलंद होते ही गोते में डाल दिया और दाएं तरफ झुकाकर टीले से नीचे दरिया की तरफ ले आया। टीले पर बैक वक्त 3-4 रोशनी राउंड फायर हुए। सारी फजा रोशन हो गई। इस रोशनी में हमारा हेलीकॉप्टर दुश्मन के लिए बड़ा आसान टारगेट बन गया। धमाके की आवाज आई। लीडर ने चिल्लाकर कहा, हम पर रॉकेट फायर हुआ है। या खुदा! रॉकेट का गोला शू की आवाज के साथ हेलीकॉप्टर के बिल्कुल करीब से होकर गुजर गया। लीडर ने हेलीकॉप्टर को दाएं बाएं लहराना शुरू कर दिया। वो उसे लहराते हुए कभी दाएं तरफ और कभी बाएं तरफ ले जाता और उसे आगे भी बढ़ाता चला जा रहा था। वो हेलीकॉप्टर को टीले से बहुत नीचे दरिया की सतह पर ले आया। मुझे रात की तारीकी में दरिया का पानी नजर आने लगा। पैराशूटों वाले रोशनी राउंड्स बुझकर दरिया में गिर चुके थे। उसके साथ ही और रोशनी राउंड्स फायर हुए और वहां दिन की रोशनी हो गई। हम पर मशीन गन की फायरिंग के अलावा रॉकेट लॉन्चरों के रॉकेट भी फायर होने लगे, मगर इतनी देर में हम दुश्मन की रेंज से बाहर निकल चुके थे। अचानक एक धमाका हुआ और हेलीकॉप्टर को इतना जोर से धचका लगा कि जैसे किसी देव ने उसे पकड़कर झंझोड़ दिया हो। उसके साथ ही वो नीचे दरिया की तरफ गिरने लगा। लीडर ने चिल्लाते हुए कहा, दरिया में कूद जाओ। टीले वाली छावनी की तरफ से फायर किया गया गोला हेलीकॉप्टर के परों को उड़ाता हुआ निकल गया था। ये सब कुछ 1 या 2 सेकंड में हो गया था। हमने सीट बेल्ट्स नहीं बांधी हुई थी। दरिया ऊपर को आ रहा था। हेलीकॉप्टर नीचे जा रहा था। हम खिड़की में से दरिया में कूद गए। हेलीकॉप्टर एक धमाके से दरिया में गिरा। अंधेरे में हमने दरिया के दूसरे किनारे की तरफ तैरते हुए गर्दन पीछे मोड़कर देखा। हमें दरिया की सतह पर कुछ आदमियों के सर नजर आए। चारों कमांडोज और शेरबाज खान भी दरिया में छलांगे लगा चुके थे। दरिया की लहरें वहां बड़ी तेज रफ्तार थीं। हम तैरते हुए दूसरे किनारे पर आ गए, जो वहां से ज्यादा दूर नहीं था। जहां दरिया टीलों के दरमियान से होकर गुजरता था। हमारे दूसरे कमांडो साथी भी दरिया से निकल आए। वो रात की तारीकी में शेरबाज खान को बाजुओं से पकड़कर चलाते हुए हमारे पास आ गए। लीडर ने शेरबाज खान से कहा, जवान तुम ठीक हो? शेरबाज बोला, बिल्कुल ठीक हूँ सर, टांग पर जख्म है, ठीक हो जाएगा। हम दूर दरिया के दूसरे किनारे वाले टीले की तरफ ऊपर देख रहे थे, जहां से अब मशीन गन का फायर आना बंद हो गया था। दरिया में टीले से थोड़ी दूर तक सर्च लाइट की रोशनी पड़ रही थी। लीडर ने कहा, उन्हें यकीन हो गया है, उन्होंने हेलीकॉप्टर मार गिराया है। उनके पास यहाँ कोई दूसरा हेलीकॉप्टर नहीं है, वरना हमारा बच निकलना मुश्किल हो जाता। मैंने लीडर से पूछा, अब हमें किस तरफ जाना चाहिए? लीडर ने कहा, फिक्र न करो, हमें मालूम है किस तरफ जाना है। फिर उसने अपने चारों स्याहपोश कमांडो से पूछा कि वो सब ठीक हैं। हर एक ने बारी बारी कहा, सब ठीक है सर। लीडर उठ खड़ा हुआ, ओके, हमें इन पहाड़ियों से निकल जाना चाहिए। रात के अंधेरे में हम एक टीले की चढ़ाई चढ़ने लगे। लीडर कमांडो हमारी रहनुमाई कर रहा था। मैं शेरबाज को सहारा देकर अपने साथ चला रहा था। चारों कमांडोज ढलान पर फैल कर आगे बढ़ रहे थे। शेरबाज खान ने मुझसे धीमी आवाज में पूछा, ये लोग कौन हैं? मैंने कहा, हमारे मुजाहिद भाई हैं। अभी खामोश रहो, फिर बात करेंगे। लीडर कमांडो मुझसे 4-5 कदम आगे चढ़ाई चढ़ रहा था। उसने हमारी आवाज सुनी तो बोला, बोलचाल बंद। टीला ज्यादा ऊंचा नहीं था। उसकी चोटी पर पहुंचने के बाद हम दूसरी तरफ उतरने लगे। पिछली रात की तारीकी में सामने एक गैर हमवार मैदान का मंजर था, जिसमें ताड़ी के बहुत दरख्त थे। उनकी छतरियां ऊपर सितारों तक पहुंचती मालूम हो रही थी। लीडर कमांडो हमें गाइड कर रहा था। बाकी चारों कमांडोज अब हमारे साथ साथ चल रहे थे। शेरबाज खान लंगड़ा कर चल रहा था। इसकी वजह से हमारी रफ्तार सुस्त थी। वहां तेज रफ्तारी की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि हम छावनी के इलाके से बहुत दूर निकल आए थे। मरहटा रेजिमेंट के सिपाही हमारा ताक़ुब करने की पोजीशन में नहीं थे, इसलिए कि उनके पास न कोई दूसरा हेलीकॉप्टर था, न मोटर बोट थी। इतना जरूर खतरा था कि शेरबाज के फरार की इत्तला छावनी से कैंप में दे दी गई होगी और कैंप में से कोई प्लेटून हमारी तलाश में निकल सकती थी। लेकिन हम दरिया की दूसरी जानिब आ गए थे। लीडर कमांडो हमें गाइड करता एक टीले के पीछे से गुजारता हुआ दोबारा दरिया पर ले आया, जहाँ एक छोटा सा घाट था। वहाँ एक बड़ी कश्ती किनारे पर बंधी हुई थी। उसमें 2 लंबे बांस रखे थे, जिसे डांड कहते हैं। इस कश्ती में मल्लाह दिन के वक्त मुसाफिरों को दरिया पार करवाता होगा। लीडर ने हमें हुक्म दिया कि जल्दी से कश्ती में बैठ जाओ। जब हम कश्ती में बैठ गए तो एक तरफ से लीडर ने और दूसरी तरफ से एक स्याहपोश
कमांडो ने डांड संभाल कर दरिया में डाल दिया और उसके जोर से कश्ती को दरिया में धकेला। कश्ती बहुत बड़ी थी, वो किनारे से आहिस्ता आहिस्ता हटने लगी। दरिया की लहरें भी हमारी मदद कर रही थीं। कश्ती दरिया के वस्त में आ गई, जहाँ पर डांड की मदद से कश्ती को दूसरे किनारे की तरफ ले जाने लगे। कोई आध घंटे की जद्दोजहद के बाद कश्ती दरिया के दूसरे किनारे से जा लगी। लीडर ने मुझसे पूछा, शेरबाज का क्या हाल है? शेरबाज ने जवाब दिया, बिल्कुल ठीक हूँ। वो बोला, शाबाश, हम अपने ठिकाने पर पहुंचने वाले हैं, वहाँ तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हम छावनी से बहुत दूर आ चुके थे, जहाँ से हम एक जंगल में दाखिल हो गए। लीडर कमांडो ने जंगल में दाखिल होते ही हमें रुकने को कहा और खुद फजा सूंघने लगा। फिर अपने साथी कमांडोस को मुखातिब करके कहा, शेर की बू दूर दूर नहीं है, अगर कहीं से शेर निकल आया तो उस पर सारी स्टेन गनों का फायर किया जाएगा। जंगल सुनसान और तारीख था। लीडर ने शेरबाज से कहा, हम जंगल के किनारे किनारे जाएंगे जहाँ शेर का खतरा नहीं है। हम 1-1.5 घंटा जंगल में चलते रहे। आसमान पर पौ फटने लगी थी। हम एक घाटी में से गुजरे तो आगे तालाब था। तालाब का किनारा सितारों की रोशनी में धुंधला सा नजर आ रहा था। लीडर ने मुझसे कहा, ये बहुत पुराना तालाब है, कहते हैं इसकी तह समंदर की तह से मिली हुई है, इसका पानी कभी कम नहीं होता। यहाँ हमने शिप शिप की आवाज सुनी। लीडर ने दोबारा बाजू फैलाकर हमें रुकने का इशारा किया। चारों कमांडोज वहीं बैठ गए। मैं और शेरबाज भी बैठ गए। लीडर खड़ा था, वो उस तरफ देख रहा था जिस तरफ से आवाज आई थी। फिर वो भी हमारे पास बैठ गया और आहिस्ता से बोला, तालाब के दूसरे किनारे पर शेर पानी पी रहा है। शेरबाज खान ने कहा, हम उस पर एक साथ फायर करेंगे। लीडर कमांडो ने कहा, शेर ने हम पर हमला नहीं किया, हम उस पर फायर क्यों करें? हम खामोशी से दूसरी तरफ होकर आगे निकल जाएंगे। हमने वैसा ही किया। हम वहां से वापस मुड़े और 10-15 कदम पीछे दूसरी तरफ दरख्तों के नीचे होकर आगे चल पड़े। शेरबाज खान से अब चला नहीं जा रहा था। उसकी टांग का जख्म ज्यादा दर्द करने लगा था, मगर ये उसकी हिम्मत और जज्बा था कि वो हमारे साथ चल रहा था। आसमान पर सुबह की पहली सफेदी उभरने लगी थी कि लीडर हमें लेकर एक घाटी में उतर गया। इस घाटी में एक कुदरती गार बना हुआ था और हमें इसी गार में आना था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।